और आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। यह है हमारा वीडियो भारत का संवैधानिक विकास। इस चैप्टर को आप पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर को आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कॉमन है, ये दोनों ही सब्जेक्ट के लिए कॉमन है वीडियो। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, खास करके पीसीएस के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते रहे। इसके अलावा भी अगर आप कोई जीए के रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और थोड़ा ना केवल पढ़ेंगे बल्कि थोड़ा याद भी करेंगे, कुछ ऐसे चीज़ों को समझेंगे भी जो इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन में थी उसे यह अधिकार पत्र दिया गया 15 वर्षों के लिए कि भारत में जाकर के या पूर्वी क्षेत्र में जाकर के वो व्यापार कर सके। तो वो प्रारंभिक रूप में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आगे बढ़े, व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए और भारत में आकर के उन्होंने व्यापार को बदल दिया प्रशासनिक क्षेत्र में। जब वह पलासी और बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं तो वह अब केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रह जाते हैं बल्कि एक प्रशासक बन जाते हैं, हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करने लगते हैं। और कंपनी के अधिकारी बड़ी संख्या में धन लूट करके भारत से ब्रिटेन ले जाते हैं और ब्रिटेन में भी अराजकता की स्थिति बनने लगती है भारतीयों के द्वारा भारत से लूटे गए धन के कारण। वे अधिकारी जो भारत से धन लूट के ले जाते थे उन्हें ब्रिटेन में भी हे दृष्टि से देखा जाने लगता है। तो एक ऐसी अव्यवस्था फैलती है। इस अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कुछ एक्ट बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं ताकि कंपनी के अधिकारों पर नियंत्रण रखा जा सके, ताकि कंपनी बेहतर ढंग से काम कर सके और उसका काम ब्रिटेन में विकास को सहयोग करे, न कि ब्रिटेन में अव्यवस्था फैलाने का कार्य करे। और दूसरी ओर भारत में भी उसकी स्थितियां लंबे समय तक बेहतर बनी रह सके, इसीलिए ये एक्ट बना करके कंपनियों को एक रूल्स दिए गए, एक रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए विवश किया गया। तो आइए उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे कि वे कौन कौन से अधिनियम आए जिनके माध्यम से इनको कंपनियों पर जो है लगाम लगाने का प्रयास किया गया। इस एक्ट को हम लोग 2 वीडियो में पढ़ेंगे। ये प्रथम वीडियो है और इसके अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। क्यों बनाया गया ये 2 वीडियो, इसको समझते हैं। जब पहले कंपनी का भारत में शासन था तो संसद द्वारा कंपनी पर अधिकार करने का यानी कंपनी के माध्यम से शासन करने का यहाँ पर एक व्यवस्था चली, जिसके तहत जो भी एक्ट आते थे उन्हें एक्ट या चार्टर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता था। जब 1857 की क्रांति हुई तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ भारत में। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का हो गया भारत में, अर्थात संसद के माध्यम से ही डायरेक्ट भारत का शासन चलने लगा। तो वहां से जो एक्ट बनते हैं उन्हें अधिनियम कहा जाने लगा और उससे पहले जो थी वो एक्ट कहे जाते थे, मोस्टली ज़्यादातर एक्ट ही कहे जाते थे। तो इन्हीं एक्ट को हम लोग यहाँ देखेंगे और फिर 1858 में जब ब्रिटिश शासन क्राउन के पास चला जाएगा तो उसके बाद के एक्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि सबसे पहला एक्ट कौन आया था, 1773 में आया था। उसे रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया था और इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या मूल बिंदु थे उसको हमें याद करना है। इसमें 2-3 चीजें ध्यान देनी है। पहला ये ध्यान देना है कि इसमें कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम प्रयास अगर किसी एक्ट द्वारा किया गया तो वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी का जो भारत में प्रशासनिक कार्य चल रहा था उस पर कुछ लगाम और कुछ नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। इस रूप में ब्रिटेन में क्या किया गया, तो ब्रिटेन में किया गया एक काम जो आपको यहाँ पढ़ना है। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया गया, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जिसे निवेशकों का समूह कहा जाता है और एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें टोटल 24 सदस्य रखे गए। क्या थे ये दोनों? प्रोप्राइटर्स जो निवेशक थे जिनके माध्यम से कंपनी यहाँ शासन करती थी, इनके सदस्यों द्वारा चुना जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्यों का और ये 24 सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करते थे।
अध्यक्ष का मूल कार्य होता था कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण रखना, अर्थात ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से वहां से नियंत्रण रखा जाने लगा भारत में कंपनी के कार्यों पर। और इस क्रम में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्यों में से एक जो अध्यक्ष होते थे उसे कंपनी का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी माना जाता था और वहां से ब्रिटेन से नियंत्रण शुरू हो गया। तो वास्तव में भारत में ब्रिटिश कंपनी जो अपने मनमर्जी के अनुसार, जैसे आप देखते हैं कि द्वैध शासन लागू करते हैं बंगाल में और अपार धन लूटते हैं, तो इस तरह के मनमर्जियों पर लगाम लगाने के लिए ही ये व्यवस्था शुरू की गई। तो ब्रिटेन में क्या किया गया, ये 2 पॉइंट ब्रिटेन में किया गया कि कंपनी पर शासन स्थापना का प्रयास किया गया। प्रयास के क्रम में 2 संस्थाएं बनाई गई, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चयन किया जाता था और इसका जो अध्यक्ष होता था वो कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष होता था। ब्रिटेन में ये बदलाव हुआ और 2 बदलाव इस एक्ट के थ्रू भारत में किए गए। भारत में क्या बदलाव हुआ, तो भारत में जो गवर्नर होते थे उससे पहले हमारे यहाँ कौन सा पोस्ट था, गवर्नर का पोस्ट था। और 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे भारत में, बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास। तो बंगाल के लिए अलग गवर्नर, मद्रास के लिए अलग, बंबई के लिए अलग। लेकिन इस अधिनियम द्वारा यानी इस एक्ट द्वारा क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो पहले वहाँ के जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल है 1773 से 85, इन्हें पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी कई एग्जाम में प्रश्न आया है, हालांकि हम लोग गवर्नर जनरल का भी एक वीडियो पढ़ेंगे, उसमें भी इस चीजों को देखें। तो वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। न केवल बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया बल्कि उनके अधीन कर दिए गए मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी क्षेत्र, यानी वहां के गवर्नर जनरल अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करने लगे। तो पहला बदलाव तो ये हुआ भारत में कि गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और जो उसके अधीन हो गए मद्रास और बंबई के गवर्नर। इस गवर्नर जनरल अर्थात वारेन हेस्टिंग्स के लिए एक परिषद का गठन किया गया, अर्थात निर्णय अब ग्रुप द्वारा लिया जाएगा। पहले व्यक्ति द्वारा निर्णय लिया जाता था, अब किया गया कि ग्रुप द्वारा निर्णय। एक गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए 4 सदस्य चुने गए। उन 4 सदस्यों को अगर हम ले लें तो टोटल कितने सदस्य हो गए, 5। 4 सदस्य और 1 गवर्नर जनरल। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था, मतलब यदि किसी निर्णय में 3 व्यक्ति किसी एक तरफ हो जाते थे तो वह निर्णय पारित हो जाता था। तो अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो कितनी बड़ी चीज यहाँ छुपी है। ये पूरा चैप्टर का नाम छुपा है, संवैधानिक विकास। आज हमारा संविधान बना, संविधान में संसद को अपनाया गया। संसद में क्या होता है, संसद में होता है बहुमत की सरकार, संसद में होता है बहुमत द्वारा निर्णय, संसद में होता है बहुमत द्वारा कोई विधेयक पारित। तो ये जो बहुमत वाली व्यवस्था है, इस बहुमत वाली व्यवस्था का अगर प्रारंभिक बिंदु अगर कोई है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये वारेन हेस्टिंग्स का मंत्री परिषद है, जहां पर बहुमत से कार्य शुरू होता है। और यही वह बिंदु है जो इस पूरे नाम को डिफाइन करता है कि भारत का संवैधानिक विकास यहीं से शुरू हुआ था। तो 5 सदस्य थे, बहुमत पर निर्णय लेने की बात आई, लेकिन गवर्नर जनरल का थोड़ा सा जो है निर्णायक मत होता था। निर्णायक मत का मतलब हुआ कि यदि 2-2 वोट बराबर बराबर हो गए और गवर्नर जनरल का अपना मत अभी नहीं दिया गया है तो गवर्नर जनरल जिसके तरफ मत देंगे वो मत पारित हो जाएगा। तो गवर्नर जनरल को मत पारित करने के लिए निर्णायक मत जरूर दिया गया, लेकिन यदि एक तरफ 3 हो जाते हैं तो फिर गवर्नर जनरल का महत्व थोड़ा कम हो गया। तो ये याद रखना है। दूसरा क्या किया गया कि हमारे यहाँ न्यायपालिका के स्थापना का प्रधान बिंदु इसी को बोलेंगे, क्योंकि इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई और 1 वर्ष बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है की गई। अब ये नहीं समझिएगा कि दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसके 1 वर्ष बाद 1774 में किया गया। ये कलकत्ता की बात हम लोग कर रहे हैं। और कलकत्ता में जो ये स्थापना हुई उसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और उसके साथ 3 अन्य जो है न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सर एलिजा एम्पे जो थे वो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे।
तो अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की फिर से हम चर्चा करें तो 4 पॉइंट निकल के आते हैं, 2 ब्रिटेन में, 2 भारत में। ब्रिटेन में संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का यह पहला बिंदु था कंपनी पर। स्थापित करने के लिए 2 बोर्ड बनाए गए, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ही कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रस्थान शुरू होता है। भारत में यदि बात करें तो 2 बदलाव, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, किस गवर्नर को? बंगाल वाले को, बाकी दोनों को उसके अधीन कर दिया गया और उसे निर्णय किसी बहुमत के आधार पर करने का अधिकार दिया गया। और दूसरा, हमारे यहाँ पहली बार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में 1774 में और एलिजा इम्पे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए। फिर यह व्यवस्था जारी रही और फिर एक एक्ट आता है 1784 में, 84 में आता है, इसे नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख बिंदु, अब आते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख बिंदु। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े हुए प्रावधानों को ही थोड़ा बदला गया। क्या किया गया? संसदीय नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। संसदीय नियंत्रण, यहां हमने देखा संसदीय नियंत्रण स्टार्ट हुआ, यहां पर संसदीय नियंत्रण बढ़ाया गया और एक अलग से कमिटी फिर से बनाई गई। नाम क्या पड़ा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहां हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नाम से ही, वर्ड से याद रखेंगे, कंट्रोल। कंट्रोल पावर और बढ़ा दिया गया। इसमें 6 सदस्य चुने गए और यह जो सदस्य होते थे, इस सदस्य के एक अध्यक्ष होते थे, जो अध्यक्ष ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अर्थात ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य डायरेक्ट रूप से अब कंपनी पर अधिकार रखने लगा और कंपनी के रूल्स बनाने लगा। यहां तक रूल्स बनाता है कि भारत में यदि कोई गवर्नर जनरल कुछ ऐसा कार्य करता है जो उसके इच्छा के विरुद्ध है तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता था। तो कंपनी में किसी को गवर्नर के पोस्ट पर बनाना, हटाना, ये सारे काम अब कौन करने लगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि ये चाहते थे कि कंपनी पर हमारा नियंत्रण बना रहे, क्योंकि भारत जैसे धनाढ़ प्रदेश को अपने अनुसार सजाने के लिए कंपनी पर नियंत्रण चाहिए था। तो यहाँ पर कंट्रोल को और बढ़ाया गया। इसमें टोटल 6 सदस्य रखे गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। फिर क्या किया गया? गवर्नर जनरल के अधिकारों को थोड़ा बढ़ाया गया। चूंकि यहाँ अधिकार हमने देखा कि 5 सदस्य हो जाने के कारण गवर्नर जनरल का अधिकार थोड़ा कम हो गया था। तो यहाँ पर क्या किया गया? ये जो 4 मेंबर इसमें रखे गए थे, उस 4 की जगह पे 3 कर दिया गया। तो याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट में 4 मेंबर थे, पिट्स इंडिया एक्ट में 3 मेंबर किए गए। अब 3 होने से क्या हुआ? 3 ये और 1 गवर्नर जनरल, टोटल हो गए 4। अब इस 4 में यदि 2-2 में मत होता था तो जिस मत में गवर्नर जनरल का मत शामिल होता था उसे पास माना जाता था। नतीजा ये हुआ कि गवर्नर जनरल का महत्व जहां यहाँ बहुत कम हो गया था, यहाँ पर बढ़ गया। अब गवर्नर जनरल किसी 3 सदस्यों में से एक सदस्य को भी अपनी ओर मिला लेते थे तो कोई भी विधेयक, बिल वो अपना पारित कर सकते थे। तो गवर्नर जनरल को बस एक सदस्य की आवश्यकता थी और उसके बाद वो मत अपना समर्थन प्राप्त करने के बाद पारित कर सकते थे। यहाँ हमने ये बताया है कि निर्णायक मत तो वो यहाँ भी प्राप्त किए हुए थे कि 2-2 बराबर रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर उन्हें थोड़ा और मत मिला। तो बस पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर रेगुलेटिंग एक्ट याद है आपको तो पिट्स इंडिया एक्ट में बस ध्यान देना है कि यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और जो मंत्रिमंडल के एक हेड होते, मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था जो इसका हेड होता था और उसके नियंत्रण में जो है कंपनी काम करना शुरू करता है। और जो यहाँ जो बोर्ड ऑफ वारेन हेस्टिंग्स यानी गवर्नर जनरल के कमेटी में यानी परिषद में जो 4 सदस्य अलग से आते थे, अब 4 की जगह पे क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1786, बस 2 साल बाद थोड़ा सा इस एक्ट में संशोधन किया गया। ये स्पेशली संशोधन लाया गया था कॉर्नवालिस को ध्यान में रख करके। कॉर्नवालिस को ध्यान में रख करके ये लाया गया और इसके तहत क्या किया गया? तो गवर्नर जनरल, अभी हमने बात किया था कि बंगाल में गवर्नर जनरल होता था, तो उसी गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित किया गया।
कि भारत में जो गवर्नर जनरल है वह न केवल भारत के गवर्नर जनरल होंगे बल्कि भारत के क्या होंगे, सेनापति भी होंगे। अर्थात पूरा जो ब्रिटिश कंपनी के दौरान जो पूरा सेना होगा उस सेना का सबसे बड़ा हेड भी कौन होगा, गवर्नर जनरल। अर्थात वो प्रशासनिक रूप से भी सबसे हेड होगा और सैन्य रूप से भी सबसे हेड होगा। तो यह इसी 1786 के संशोधन के द्वारा किया गया। इसके अलावा एक अधिकार और दिया गया गवर्नर जनरल को कि यदि वह परिषद का कोई निर्णय होता है, यहाँ हमने देखा ये 3 सदस्य, यहाँ 4 सदस्य मिलकर के एक परिषद बनता है जो निर्णय लेता है। यदि परिषद का कोई निर्णय उसे ज़्यादा पसंद नहीं आता है तो उसे रद्द भी कर सकता है। तो ये स्पेशल पावर यहाँ पर गवर्नर जनरल को मिला कि वो अपने परिषद के निर्णय को रद्द कर सकते हैं। तो 3 हमने पढ़ा, रेगुलेटिंग, पीट्स और 86 का संशोधन। अब आते हैं 1793 1793 का चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट उसके कंपनी से जुड़ा हुआ था। कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मैंने अभी बताया था कि 1600 ईस्वी में जब महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी की स्थापना की गई थी तो मात्र 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार का अधिकार मिला था। फिर धीरे धीरे करके उस व्यापारिक अधिकार को बढ़ाते गए और बढ़ते बढ़ते 1858 तक वो रहते हैं। तो इसी क्रम में 1793 के इस एक्ट द्वारा 20 वर्ष बढ़ा दिया गया कंपनी का। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो बम्बई मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार जो है उनको दे दिया गया। हेड तो वो ऑलरेडी यहीं बन चुके थे, बंगाल के गवर्नर जनरल मद्रास और बम्बई के हेड यहीं थे, लेकिन यहाँ एक अधिकार और मिल गया कि जो अन्य 2 प्रेसिडेंसी थे बम्बई और मद्रास, वहाँ के गवर्नरों का जो कार्य था उसका पर्यवेक्षण भी कर सकते थे। कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल। तो 1793 में पर्यवेक्षण का अधिकार मिल गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, दोनों अन्य प्रेसिडेंसियों के लिए भी। अब जो महत्वपूर्ण है वो 1813 और 1833 है। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। 1813 बहुत सिंपल है। 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया, बहुत फेमस। इसमें भी क्या किया गया, कार्य को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ये तीनों जगह 93 में 20 बढ़ाया गया, 20 साल के बाद आपको एक्ट दिखा, फिर आया 20 साल के बाद एक्ट दिखा, फिर 20 साल के बाद एक्ट दिखा। सब में 20-20 साल क्या कर दिया जाता था, बढ़ा दिया जाता था। 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। लेकिन ये स्थितियां क्या थी, अंग्रेज जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के कारण ढेर सारी वस्तुएं, माल तैयार किए जा रहे थे। बन रहे सूती कपड़ों के लिए एक बाजार की ज़रूरत थी जहां पर ये सामान बेचा जा सके। और भारत में कंपनी का एकाधिकार था, यहाँ तो केवल कंपनी ही ब्रिटेन की ओर से व्यापार कर सकती थी। तो इस एक्ट द्वारा क्या किया गया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया और कहा कि नहीं, केवल ब्रिटेन की ओर से कंपनी व्यापार नहीं करेगी बल्कि जो भी ब्रिटेन का व्यक्ति चाहेगा वो जाकर के भारत में व्यापार कर सकता है। और इस क्रम में कुछ थोड़ा सा रियायत दिया गया कंपनी को कि चाय का व्यापार और भारत के पड़ोसी देश चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो चाय और चीन का व्यापार छोड़ करके जो भी भारत में व्यापारिक क्षेत्र थे, विशेष रूप से कपड़ा ही सबसे बड़ा क्षेत्र था, वो व्यापार का मार्ग खोल दिया गया। ये इसलिए खोला गया क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यहाँ पर समाप्त किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि चीन और चाय का व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इसमें कंपनी ने एक नीति लाई कि जो शिक्षा है भारत में उस पर थोड़ा सा कंपनी काम करेगी और उसके लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए जो है खर्च करेगी। तो 1 लाख कंपनी को खर्च करना है। वास्तव में ये खर्च वो बहुत शौक से नहीं करते थे कि भारत में शिक्षा को बढ़ाना है। वो चाहते थे कि वेलफेयर का काम करके हम लोगों में यह दिखाएं कि हम आपके लिए आए हैं, हम आपके अच्छाई के लिए आए हैं, जबकि इसका मूल उद्देश्य होता था भारतीय जनता की सहानुभूति प्राप्त करके उनका शोषण करना। तो शिक्षा का जो कार्य करने के लिए पैसा खर्च की बात आई तो पहली बार 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात यहीं से आती है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ईसाई मिशनरी बोलते थे, जो ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए कहीं जाते थे वो ईसाई मिशनरी कहलाते थे। स्कूल के माध्यम से, संघ के माध्यम से वो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और भारत के विभिन्न लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश करते थे या उन्हें मोटिवेट करते थे। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के धर्म प्रचार करने की छूट भी किस एक्ट के द्वारा दी गई? तो 1813 के द्वारा दी गई। बस इसमें 4 पॉइंट है, याद रखना है। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, केवल चीन और चाय का व्यापारिक एकाधिकार कंपनी को रहने दिया गया, शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का अधिकार मिला कि 1 लाख प्रति वर्ष वो व्यय करेंगे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में, और लास्ट ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। अब 20 वर्ष बाद, अब ये कहिएगा कि ये एक्ट याद रखना है, कुछ नहीं, यहाँ से बस 20 साल, फिर यहाँ से 20 साल और फिर यहाँ से 20 साल और शुरू का 3, 73, 84, 86, बस हो गया, एक चैप्टर खत्म। चलिए, तो 83 का चार्टर एक्ट में आते हैं। क्या किया गया? फिर 20 साल बढ़ा दिया गया कि चलिए ठीक है, 20 साल और कंपनी भारत में रहेगी। लेकिन जो व्यापारिक एकाधिकार यहाँ थोड़ा सा छोड़ दिया गया था उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो चीन और चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आएगा कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है वो पहली बार कब समाप्त किया गया? तो 1813 के एक्ट के तहत। और पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया? तो पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में, जब उसका व्यापारिक अधिकार चीन और चाय दोनों पर से हटा लिया गया। इस समय एक कानून ला करके इस समय इसी एक्ट के तहत किया गया था कि जाति और वर्ग के आधार पर जो सरकारी नौकरी में भेदभाव किया जाता था कि जाति देख करके उन्हें जॉब देना, इस तरह की पद्धति पर रोक लगाई गई और जाति और वर्ग के आधार पर जो सरकारी नौकरी में भेदभाव था उसे समाप्त किया गया। किस एक्ट के तहत? 83 के तहत, यानी 1833 के तहत। अब आते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अब अंतर समझिएगा, भारत के क्षेत्र में 3 प्रेसिडेंसी, बम्बई, मद्रास और बंगाल, स्टार्टिंग में तीनों जगह गवर्नर। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव। फिर बंगाल के गवर्नर जिन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कई गवर्नर जनरल आए जिनमें आपने कर्नवालिस को भी देखा। फिर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक और उसी के समय आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट और इसमें घोषित किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, अर्थात अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत को देखेगा, अर्थात पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो यहीं से प्रश्न आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब घोषित किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। फिर आगे एक पॉइंट, यहां पर फिर आया परिषद की बात। फिर से पीछे आइए, परिषद, यहां पे गवर्नर जनरल की परिषद कितने सदस्य? 4। यहां पे गवर्नर जनरल का परिषद कितने सदस्य? 3। अभी भी 3। तो 3 सदस्य, एक गवर्नर जनरल, 4 काम कर रहे हैं। यहां पर हुआ कि गवर्नर जनरल को कानूनी सहयोग देने के लिए एक विधि सदस्य की जरूरत है, यानी एक कानूनी सदस्य की जरूरत है जो गवर्नर जनरल की परिषद में रहेगा और गवर्नर जनरल को कानूनी मामलों में सलाह देगा। इसके लिए एक विधि सदस्य जो है वह जो है जोड़ा गया परिषद में और वो पहले विधि सदस्य बनते हैं मैकाले। ये बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य बनकर के कौन आए थे? मैकाले आए थे। लेकिन इस विधि सदस्य को परिषद में वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल एज ए सदस्य सलाह देने का अधिकार था और वो सलाह माने या ना माने वो गवर्नर जनरल पर निर्भर था।
और इसको किसी भी प्रकार के उस बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब सीमित अधिकारों के साथ एक विधि सदस्य को जोड़ा गया और वो पहले सीमित सदस्य वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। एक और सुधार किया गया इसमें 1833 की एक्ट के तहत भारत में दास व्यवस्था को समाप्त करने की बात की गई कि दास प्रथा को भारत में बंद किया जाए। इसमें थोड़ा समय लगा, 10 वर्ष। याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉम्बिनेशन बैठाएं। तो 1833 से लेकर के 1843 10 वर्ष लग गए और 1843 में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो ये कई बार प्रश्न आएगा कि भारत में दासता का अंत कब किया गया? तो 1843 में। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के तहत। और किसने किया था? तो उस समय थे लॉर्ड एलेनबरो। एलेनबरो के नेतृत्व में ही भारत में जो है दास प्रथा का अंत किया गया। तो इस पूरे 33 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4-5 पॉइंट है जो आपको प्रश्न बनते हैं। पहला, 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन दोनों खत्म हो गए। फिर जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर जो भेदभाव किया जाता था सरकारी नौकरी देने में, उसे समाप्त कर दिया गया। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, जो कि पहले विधि सदस्य कौन थे? मैकाले थे। और गवर्नर जनरल जो बंगाल का हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। और 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही दास प्रथा को समाप्त किया गया। जो कब समाप्त किया गया? 1843 में, जिसको किसने किया? एलेनबरो। एलेनबरो को श्रेय जाता है इस दास प्रथा को समाप्त करने का भारत में। तो ये था 1833। अब लास्ट जो हमारा चार्टर्ड एक्ट है वो 1853, चूंकि 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था तो 20 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1853। 1853 में बस 2-3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, उसे देखते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। आइए फिर से रिकॉल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 कब? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब क्या किया गया? चूंकि इसकी संख्या 24 थी तो इसको घटा करके 18 कर दिया गया। बहुत रेयर है कि इसे प्रश्न पूछे, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न पूछेगा वो ये है कि अधिकारियों के नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, जो अधिकारी भारत के कंपनी के संबंध में कार्य करेंगे उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1853 के तहत की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि भारत के अधिकारियों के लिए किस अधिनियम के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई? तो 1853 के तहत। और लास्ट पॉइंट है विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा। ये क्या था? अभी जस्ट पढ़े कि परिषद में क्या जोड़ा गया? एक विधि सदस्य जोड़ा गया। कौन बने? मैकाले। लेकिन प्रारंभ में विधि सदस्य को क्या मिला था? केवल वो सलाह दे सकते थे, न उन्हें वोट देने का अधिकार था, न किसी प्रकार का अधिकार था। लेकिन इसके थ्रू क्या हुआ कि विधि सदस्य को अब वोट देने का भी अधिकार मिला, वो पूर्णकालिक सदस्य बन गए और पुनः स्थिति कैसी हो गई? इस जैसी हो गई कि यहाँ पर इसमें एक जोड़ा गया तो 4 और 4 प्लस 1 गवर्नर जनरल अर्थात 5 सदस्य यहाँ पर हो गए और विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि शुरू के 3 एक्ट बहुत सिंपल, 73, 84, 86 और यहाँ 20-20 जोड़ देना है। फिर 93 प्लस 20 1813, 1813 में प्लस 20 1833, 1833 में प्लस 20 1853। बस सबको एग्जैक्ट पॉइंट द्वारा याद रखें कि वीडियो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास किया है। पहली बार में निश्चित रूप से कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न रह जाएगा, इसलिए इसे 1-2 बार ज़रूर देखें और जब भी लगे कि आप भूल रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और एडुटेरिया फैमिली को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।